एथेंस ये यूनान का सबसे मशहूर शहर था। यहाँ एक 70 साल के बूढ़े आदमी को मौत की सजा सुनाई गई है। इल्जाम है कि उसने शहर के नौजवानों को बिगाड़ा, देवताओं का अपमान किया। सजा मिली कि जहर का प्याला पीना पड़ेगा। हेमलॉक एक पौधे से निकला हुआ जहर जो धीरे धीरे शरीर को सुन्न करता है। पहले पैर, फिर टांगें, फिर पेट और फिर दिल बंद। उस बूढ़े आदमी का नाम था सुकरात, जिन्हें हम पश्चिमी दर्शन के पितामह के रूप में जानते हैं। सुकरात ने जहर का प्याला उठाया, शांति से पी गए। मरने से पहले उन्होंने अपना एक आखिरी वाक्य कहा था, क्रीटो, हम अस्क्लेपियस के कर्जदार हैं, उन्हें एक मुर्गा चढ़ा देना। अस्क्लेपियस यूनान में बीमारियों का देवता था। जब कोई बीमारी से ठीक होता तो अस्क्लेपियस को मुर्गा चढ़ाया जाता था। यानी सुकरात कह रहे थे कि जिंदगी एक बीमारी थी और मौत उसका इलाज। लगभग 2300 साल बाद 1888 एक जर्मन दार्शनिक ने यही एक लाइन पकड़ी और कहा कि यही वो जहर है जिसने पूरी मानव सभ्यता को बीमार किया। इस दार्शनिक का नाम भी काफी फेमस है, फ्रेडरिक नीत्शे। सुकरात को आप पढ़ेंगे तो एकदम विद्रोही फिलोसोफर नजर आते हैं। उनकी इमेज भी ऐसी ही है। पश्चिम का पहला दार्शनिक जिसने क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत की। नीत्शे की इमेज भी कुछ ऐसी ही है, सब तोड़ दो फोड़ दो टाइप। सवाल ये कि फिर नीत्शे को सुकरात से दिक्कत क्या थी? क्यों नीत्शे कहते थे कि सुकरात ने एक तानाशाह पैदा कर दिया? कौन था वो तानाशाह? सुकरात के दर्शन में वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसे नीत्शे ने इंसानियत के पतन का कारण बताया? नमस्कार, मेरा नाम है कमल। आप देख रहे हैं मीमांसा, जिसमें आज बात होगी नीत्शे बनाम सुकरात। प्रॉब्लम यह है कि मैं कहाँ अच्छा खासा अलिफ लैला लिख रहा था, लेकिन अब दर्शन के चक्कर में फंसा दिया गया। बॉस ने ये अच्छा नहीं किया। नौकरी में हूं इसलिए ऐसी शिकायत लाजमी है। लेकिन गौर करिए, इस शिकायत के पीछे एक अजम्पशन है। एक आदर्श बॉस होता है जिसकी तुलना करने पर मेरा बॉस खराब है। अगर तुलना करने के लिए कुछ न हो तो खराब क्या अच्छा क्या। कोई दोस्त शिकायत करता है कि यार ये देश ऐसा क्यों है, या जब कोई सोशल मीडिया पर लिखता है इस सिस्टम में कुछ नहीं रखा, तो ध्यान दीजिए इस वाक्य के पीछे एक अजम्पशन छुपी हुई है। वो ये है कि कोई और सिस्टम होना चाहिए था, एक बेहतर सिस्टम, एक आदर्श दुनिया जिसे किसी ने बिगाड़ दिया। हम सब ये करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रैफिक में फंसे हैं तो कहते हैं ये शहर कैसा है। बच्चे की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही तो कहते हैं एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है। बॉस अनफेयर है तो कॉर्पोरेट कल्चर सड़ चुका है। हर शिकायत के पीछे एक इनविजिबल आदर्श खड़ा है, एक ऐसी दुनिया जो कभी थी ही नहीं, लेकिन हमें लगता है कि होनी चाहिए। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहते हैं यही सबसे बड़ा धोखा है। दुनिया कभी परफेक्ट नहीं थी। ये जंगल है, एंट्रोपी यानी बिखराव, ये डिफॉल्ट है। चीजों का टूटना, बिगड़ना, बर्बाद होना, ये प्रकृति का स्वभाव है। बनाना, संभालना, टिकाना, इसमें मेहनत लगती है, ताकत लगती है। लेकिन हम बिहेव ऐसे करते हैं जैसे ऑर्डर डिफॉल्ट है और डिसऑर्डर कोई एक्सीडेंट है। जैसे दुनिया का असली हाल व्यवस्था है, ऑर्डर है, और अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर कोई गड़बड़ी है जो किसी ने कर दी है। नीत्शे कहते हैं सोचने का ये तरीका एक स्पेसिफिक जगह से आया है। एक स्पेसिफिक इंसान ने इसे दर्शन में बदला और उस इंसान का नाम था सुकरात। सुकरात के बाद उनके शिष्य प्लेटो ने इसे एक पूरा सिस्टम बना दिया। नीत्शे ने अपनी पूरी जिंदगी ये समझने में लगा दी कि सुकरात ने एग्जैक्टली किया क्या। 1872 में अपनी पहली किताब द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी से लेकर 1888 में अपनी आखिरी किताबों तक लगभग हर किताब में सुकरात का नाम आता है, कभी तारीफ के साथ, कभी आलोचना के साथ, और अक्सर दोनों एक साथ। लेकिन यह समझने से पहले कि सुकरात ने क्या किया, यह समझना जरूरी है कि नीत्शे को प्रॉब्लम कहां दिखी। आप सुबह उठते हैं, फोन खोलते हैं,
इंस्टाग्राम पे कोई रील बता रही है कि एंग्जाइटी कैसे खत्म करें, 478 ब्रीदिंग टेक्निक। यूट्यूब पर कोई कह रहा है कि अगर ये 5 हैबिट्स अपना लो तो जिंदगी बदल जाएगी। कोई पॉडकास्ट बता रहा है कि मॉर्निंग रूटीन कैसे बनाएं। कोई किताब कह रही है कि अगर सही सोचो, सही करो तो सही रिजल्ट मिलेगा। गौर कीजिए, इन सब के पीछे एक ही लॉजिक है। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन रेशनल होगा, रेशनल सॉल्यूशन अप्लाई करो, प्रॉब्लम खत्म। यह फॉर्मूला इतना कॉमन हो चुका है कि हमें लगता है ये तो बिल्कुल नेचुरल बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन नीचे कहते हैं रुको, ये नेचुरल नहीं है, ये एक स्पेसिफिक तरीका है जिंदगी को देखने का, और ये एक स्पेसिफिक जगह से आया है। नीचे के अनुसार 2400 साल पहले सुकरात ने एक इक्वेशन बनाई। इक्वेशन यूं थी कि रीजन बराबर वर्च्यू, वर्च्यू बराबर हैप्पीनेस। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, एक उदाहरण से समझते हैं। सिगरेट पीने वाले एक व्यक्ति को पता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो सिगरेट क्यों पीता है? इस सवाल का जवाब अक्सर यूं दिया जाता है कि उस शख्स में इच्छा शक्ति की कमी है, विल पावर की कमी है, वीकनेस ऑफ विल। मतलब सच वो भी जानता है लेकिन उसे फॉलो करने में कमजोर है। सुकरात का कहना था ये गलत बात है। सुकरात के अनुसार हर व्यक्ति ठीक ठीक जानता है कि किस चीज का खतरा क्या है, लेकिन उस चीज से मिलने वाला फायदा, मसलन सिगरेट से होने वाला नशा, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए वो सिगरेट पीता है। अब इसका हल क्या है? इस पर सुकरात का कहना था पैमाइश करना सीखना होगा। यानी आप ठीक ठीक कैलकुलेट करेंगे कि फायदे से ज्यादा नुकसान है, तब आप सही कदम उठा पाएंगे। यानी सुकरात के अनुसार इंसान की असली प्रॉब्लम है सही ज्ञान न होना। सही ज्ञान होगा तो सही काम करोगे और इससे मिलेगी खुशी। सुकरात की यह बात आपको पुरानी लग सकती है, लेकिन इतनी असरदार है कि हम आज भी इसी फॉर्मूले पे जीते हैं, या कम से कम इस फॉर्मूले को सही मानते हैं। लेकिन नीत्शे के अनुसार ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस इक्वेशन के पहले टर्म में है, रीजन बराबर वर्च्यू। देखिए, सुकरात का कहना था, और हम भी मानते हैं, कि ज्ञान तो तार्किक होना चाहिए, लॉजिकल। लेकिन क्या सिर्फ लॉजिक, रीजन और तर्क ही ज्ञान का सोर्स है? एक मिनट के लिए आप सोचेंगे ज्ञान तो तार्किक ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा रुकिए, बात थोड़ा और गहरी है। नीचे अपनी किताब ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स में सुकरात के जीवन की एक घटना का जिक्र करते हैं। सुकरात बदसूरत थे, चपटी नाक, मोटे होंठ। यूनान में जहां सुंदरता को इंसान की अच्छाई की निशानी माना जाता था, सुकरात की शक्ल एक खराब निशानी थी। एक बार एक चेहरा पढ़ने वाले ने सुकरात का चेहरा देखकर कहा, तुम्हारे अंदर हर बुरी इच्छा भरी हुई है। सुकरात ने जवाब दिया, बिल्कुल सही पहचाना आपने, लेकिन मैंने इन सब पर काबू पा लिया है, यानी अपनी बुरी बातों पर, बुरी आदतों पर। नीचे कहते हैं यही वो लम्हा है जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। ध्यान दीजिए सुकरात ने क्या कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर बुरी इच्छाएं नहीं हैं, उन्होंने कहा कि हैं, लेकिन मैंने उन पर काबू पा लिया। यानी इच्छाएं, जज्बात, वो सब जो अंदर से उठता है वो दुश्मन है, और रीजन यानी तर्क वो हथियार है जिससे इस दुश्मन को हराना है। नीचे कहते हैं यहीं से एक खतरनाक रिवायत शुरू हुई। इंसान के अंदर जो इंस्टिंक्ट है, जज्बात है, भूख है, गुस्सा है, जुनून है, इन सबको बुरा करार दे दिया गया और रीजन को अच्छा। जैसे एक इंसान दो हिस्सों में बंट गया, एक हिस्सा जानवर है जिसे काबू करना है, और दूसरा हिस्सा जज है जो काबू करेगा। अब जरा अपनी जिंदगी में देखिए, कितनी बार आपने ये सुना है, गुस्सा मत करो, शांत रहो, इमोशनल मत हो, प्रैक्टिकल सोचो, दिमाग से डिसीजन लो। ये सब उसी इक्वेशन के रिजल्ट हैं, रीजन अच्छा, इमोशन बुरा। लेकिन नीचे पूछते हैं, क्या ये सच है? मीमांसा के पिछले एपिसोड में हमने कार्ल यूंग के शैडो कॉन्सेप्ट की बात कही थी, जिसके अनुसार ऐसा बहुत कुछ हमारे अनकॉन्शियस में होता है जो हमारी जिंदगी को चलाता है। ये अनकॉन्शियस तर्क की पकड़ से बाहर है। बहस के दौरान हो सकता है आप दो पॉलिटिकल पार्टीज में से एक का समर्थन करें और उसके पक्ष में तार्किक बातें रखें। आपको लगेगा एकदम लॉजिकल बात है,
लेकिन हो सकता है आपके अवचेतन मन में ऐसा कुछ हो जिसके चलते आपने पहले ही एक पार्टी का पाला पकड़ लिया है और अब उसके समर्थन में तर्क कर रहे हैं। इस कॉग्निटिव बायस को हम सब दूसरों में देख लेते हैं, लेकिन अपने मामले में इसे बिल्कुल तार्किक मानते हैं। अब एक और बात, हम एक बात और मानते हैं, हर फैसला तर्क के आधार पर होना चाहिए। लेकिन यह भी एक मान्यता है जो सोक्रेटिक मेथड से निकली है। अमेरिका की एक जानी मानी फिलोसोफर हैं लॉरी एन पॉल। येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इंसानी दिमाग और फैसलों के विज्ञान पर रिसर्च करती हैं। साल 2014 में उन्होंने एक किताब लिखी, नाम ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। इस किताब में पॉल हमारे लॉजिक और तर्क से फैसले लेने वाले तरीके पर एक बुनियादी सवाल उठाती हैं। हम आमतौर पर अपनी जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला कैसे लेते हैं? हम किसी भी विकल्प से मिलने वाले फायदे और उसके नुकसान की एक लिस्ट बनाते हैं, फिर उस विकल्प को चुनते हैं जिसमें सबसे ज्यादा फायदा नजर आता है। पॉल कहती हैं, जिंदगी के कुछ सबसे बड़े और अहम फैसलों में ये लॉजिक पूरी तरह फेल हो जाता है। उन्होंने ऐसे बड़े फैसलों, बड़े अनुभवों को ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस कहा है। ये ऐसे अनुभव हैं जिनके बारे में आप उन्हें करने से पहले कुछ नहीं जान सकते। पॉल इसे समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेती हैं। मान लीजिए आपके सारे दोस्त वैम्पायर बन गए हैं। वो आपसे कहते हैं कि वैम्पायर बनने के बाद की जिंदगी बहुत शानदार है। अब आपको फैसला करना है कि आप वैम्पायर बनेंगे या इंसान ही रहेंगे। हम सोच सकते हैं कि यह फैसला तर्क के आधार पर लिया जाएगा, क्या वैम्पायर बनने में फायदा है या नुकसान। लेकिन पॉल के अनुसार यह फैसला तर्क के आधार पर नहीं लिया जा सकता। तर्क कहता है कि आपको वैम्पायर बनने के फायदों और नुकसान की तुलना करनी चाहिए, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप जान ही नहीं सकते कि वैम्पायर होना असल में होता कैसा है, जब तक आप खुद वैम्पायर ना बन जाएं। आप नहीं जानते कि अमर होने या इंसानी खून पीने का एहसास क्या है। आपके पास उस अनुभव को तौलने के लिए कोई डेटा नहीं है। ऐसे मामलों में हम अक्सर ये तरीके अपनाते हैं कि दूसरों से सलाह लेते हैं, लेकिन दूसरे का अनुभव कैसा है ये आप खुद अनुभव नहीं कर सकते। आप शब्दों में उसे जान सकते हैं, लेकिन शब्द अनुभव नहीं है। चेतना के फील्ड में एक बहुत पुराना हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल और है। आप चमगादड़ के बारे में दुनिया भर की वैज्ञानिक जिम्मेदारी ले आइए, लेकिन चमगादड़ होना कैसा होता है ये नहीं जान सकते। इस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को क्वालिया कहा जाता है। इसी के चलते आप चाहे कितने ही वैम्पायर से पूछ लें, वैम्पायर होने का अनुभव हासिल नहीं कर सकते। दूसरी दिक्कत यह है कि वैम्पायर बनने के बाद आपकी पसंद और आपकी पहचान पूरी तरह बदल जाएगी। अभी इंसान के तौर पर आपको जो चीजें पसंद हैं वो वैम्पायर बनने के बाद शायद आपको बिल्कुल पसंद ना आए। आपका भविष्य का रूप आपके आज के रूप से एकदम अलग होगा। इसलिए अगर आप वैम्पायर बनने का फैसला करते हैं तो वो ऐसा है जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए फैसला कर रहा है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वर्तमान का इंसान एकदम अलग है और भविष्य का वैम्पायर एकदम अलग। आप इंसान के अनुभव और लॉजिक से किसी वैम्पायर के लिए फैसला कैसे लेंगे? रियल जिंदगी में इसका एक और उदाहरण है, माता पिता बनने का फैसला। पॉल अपनी किताब में लिखती हैं, आप बिना माता पिता बने ये नहीं जान सकते कि अपने ही बच्चे से प्यार करना कैसा है, कैसा एहसास है। और एक बार जब आप माँ बाप बन जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जो इंसान पहले वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद करता था, वो शायद अब अपने बच्चों के साथ घर पर रहना पसंद करे। ऐसे में फैसला कैसे लें? पॉल के अनुसार आप ये सोचकर फैसला नहीं ले सकते कि माता पिता बनना या ऐसा ही कोई और फैसला आपको खुशी देगा या नहीं, वो आप नहीं जान सकते। आप बस इस आधार पर फैसला ले सकते हैं कि एक नया अनुभव हम अनुभव करना चाहते हैं या नहीं। यह बड़ा रिस्क है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, बट यू कैन नेवर नो इन एडवांस। आप पहले से एक पन्ने पर लिखकर फायदे नुकसान गिनकर फैसला नहीं ले सकते, ना ही उसे तार्किक कह सकते हैं। तर्क की इस लिमिट का हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। क्या आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया जो पूरी तरह रेशनल लग रहा था लेकिन बाद में अंदर से गलत लगा?
कभी कोई नौकरी चुनी जो चुनते वक्त समझदारी वाला फैसला लग रहा था, उसमें पैसा था, सिक्योरिटी थी, लेकिन हर सुबह उठकर कुछ भीतर से मरता था। कभी किसी रिश्ते में रहे जो चुनते वक्त एकदम सही लग रहा था, हर क्राइटेरिया पर फिट बैठ रहा था, लेकिन बाद में वही फैसला गलत लगने लगा। फैसला लेने के बाद ये जो कुछ है ना, जो कहता है कि गलत हो गया, नीचे कहते हैं ये इंस्टिंक्ट है। ये वही चीज है जिसे सुकरात ने आपका दुश्मन बना दिया। ध्यान दीजिए, नीचे का कहना ये नहीं है कि रीजन बुरी चीज है, बिल्कुल नहीं। उनका कहना यह है कि जब रीजन को, तर्क को जिंदगी का मालिक बना दिया जाता है, जब तर्क को हर चीज से ऊपर बिठा दिया जाता है, तो इंसान अपने आप से लड़ने लगता है। और नीचे के अनुसार अपने इंस्टिंक्ट से लड़ना पड़े, यही डेकेडेंस की पहचान है। डेकेडेंस यानी गिरावट, जवाल, जब कोई सभ्यता अपनी ही ताकत से डरने लगे। कुछ देर पहले हमने एक आइडियल सिचुएशन की बात की थी, यानी जब हम कंप्लेन करते हैं तो उसके पीछे एक आइडियल से तुलना होती है। वही बात कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कलयुग है भाई, दुनिया ही ऐसी है, लोग ही खराब हैं। जब हम ये सब बोलते हैं तो हम इस दुनिया की तुलना किसी और दुनिया से कर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो होनी चाहिए थी, जहां लोग अच्छे होते, सिस्टम सही चलता, न्याय होता, सब बराबर होता। लेकिन वो दुनिया है कहां? क्या कभी ऐसी कोई दुनिया थी? नीचे कहते हैं कहीं नहीं, वो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, कभी की ही नहीं। लेकिन हमारे दिमाग में इतनी गहराई से ये बात बैठी है कि हम बिना सोचे उसकी बुनियाद पर इस दुनिया को हमेशा रिजेक्ट करते रहते हैं। और इस आइडिया ने दर्शन को शुरुआत से अफेक्ट किया है। प्लेटो, सुकरात के शिष्य, यूनान के सबसे ताकतवर दार्शनिक। सुकरात की मौत के बाद प्लेटो ने अपने गुरु के आइडियाज को एक सिस्टम में ढाला, और वो सिस्टम था थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। प्लेटो ने कहा कि ये जो दुनिया तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, छू रहे हो, ये असली नहीं है, ये छाया है, परछाई। असली दुनिया कहीं और है, एक ऐसी जगह जहां हर चीज का परफेक्ट रूप मौजूद है, परफेक्ट न्याय, परफेक्ट सुंदरता, परफेक्ट सच्चाई। और हम इस दुनिया में बस उन परफेक्ट चीजों की टूटी फूटी नकल देख रहे हैं। ये वही आइडिया है कि दुनिया की जितनी कुर्सियां हैं वो एक आदर्श कुर्सी की नकल है। नीचे ने इस विचार को हिंटरवेल्ट कहा, दूसरी दुनिया का सिद्धांत, द ट्रू वर्ल्ड थ्योरी। अब ध्यान दीजिए, ये आइडिया प्लेटो के बाद मरा नहीं, ये बार बार लौट कर आया, अलग अलग शक्लों में। अब्राहमिक धर्मों में स्वर्ग का विचार है, दुनिया एक इम्तिहान है, असली जिंदगी जन्नत में है, यहां दुख सहो वहां सुख मिलेगा। हिंदू धर्म के कुछ रूपों में और बौद्ध धर्म में यह संसार दुख है, मोक्ष कहीं और है, निर्वाण कहीं और है। इतना ही नहीं, दर्शन में भी ये विचार प्लेटो के हजारों साल बाद तक जिंदा रहा। इमैनुअल कांट, 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक, जिन्हें मॉडर्न फिलॉसफी का पितामह माना जाता है, कांट ने कहा था कि एक फिनोमिनल वर्ल्ड होता है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, और एक और वर्ल्ड है नॉमिनल वर्ल्ड, यानी चीजों की असली हकीकत जो हम कभी डायरेक्टली जान नहीं सकते। नीचे कहते हैं कि ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये एक ही पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। एक दुनिया जिसमें हम रहते हैं और एक दुनिया जो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन उसे असली माना जाता है। इसका नतीजा इस दुनिया से रेजिग्नेशन, हार मान लेना। यहां एक चीज अगेन नोट करने वाली है, नीचे ये नहीं कह रहे कि दुनिया में कोई बुराई नहीं या सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं। दुनिया में दर्द है, अन्याय है, बीमारी है, मौत है। नीचे इन चीजों से इनकार नहीं करते। उनकी प्रॉब्लम है कि जब हम इस दुनिया के दर्द को देखकर कहते हैं यार असली दुनिया तो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, तो हम एक काम करते हैं, हमने इस दुनिया को, जो इकलौती दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, उसे सेकंड क्लास बना दिया, उसकी जिंदगी को कम इंपॉर्टेंट बना दिया। जरा सोचिए, जब कोई कहता है कलयुग है भाई क्या करें, तो वो एक्चुअली कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये दुनिया तो खराब है ही, मेरी मेहनत से कुछ नहीं बदलेगा, असली चीज तो कहीं और है। नीचे कहते हैं ये जिंदगी जीना नहीं है,
ये जिंदगी से भागना है। नीचे के अनुसार प्लेटो और सुकरात जैसे दार्शनिकों ने इस विचार को ताकत दी। नीचे के अनुसार उनसे पहले के यूनानी ऐसे नहीं सोचते थे। उनके देवता भी इसी दुनिया के थे। समुद्र का देवता, फसल का देवता, शराब का देवता, उनके लिए ये दुनिया काफी थी। इसी में मीनिंग था, इसी में सच्चाई थी, किसी और दुनिया की जरूरत नहीं थी। नीचे के अनुसार सुकरात ने यूनानियों को इंसानी वजूद के एक खास पहलू से जुदा कर दिया और वो पहलू था ट्रेजेडी। धुरंधर आजकल कीवर्ड है, तो चलिए इसे भी शामिल कर लेते हैं। अब मुझे उदाहरण फिल्म का देना है तो धुरंधर ही क्यों नहीं। स्पॉइलर अलर्ट, फिल्म ना देखी हो तो 30 सेकंड वीडियो स्किप कर लीजिए। धुरंधर एक हीरो की फिल्म है। फिल्म में एक्शन है, शूशा है, सब बढ़िया, लेकिन फिल्म देखते समय दिल को सबसे ज्यादा क्या छूता है? फिल्म का हीरो जब मिशन पूरा कर घर लौटता है और अपने घर को देखता है लेकिन लौट नहीं पाता, माँ से मिल नहीं सकता, जब अपने बचपन के दोस्त को इतने साल बाद मिलता है और मिशन के लिए उसे जान से मारना पड़ता है, ये वाकये हमजा की कहानी को ट्रेजेडी की शक्ल देते हैं। और ट्रेजेडी का कहानियों में एक अलग मुकाम रहा है। हीर रांझा, रोमियो जूलियट, रांझना, तेरे नाम, रॉक स्टार, ये सब कहानियां ट्रेजेडी हैं। अपनी किताब द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में नीत्शे कहते हैं, पश्चिम में ट्रेजेडी की शुरुआत सबसे पहले यूनान में हुई थी। ट्रेजेडी को समझने के लिए दो चीजें समझनी होंगी। नीत्शे ने लिखा है कि इंसानी जिंदगी में दो ताकतें हमेशा काम करती हैं। इन दोनों को समझाने के लिए उन्होंने यूनान के दो देवताओं के नाम इस्तेमाल किए। पहला अपोलो। यूनान में अपोलो कला, संगीत, रोशनी और व्यवस्था का देवता है। नीत्शे ने अपोलो का नाम उस ताकत के लिए इस्तेमाल किया जो इंसानी जिंदगी को फॉर्म देती है, स्ट्रक्चर देती है, सीमाएं बनाती है, जो कहती है कि दुनिया में पैटर्न है, नियम है, तर्क है, लॉजिक है, चीजें समझ कर आती हैं। जब आप सुबह उठकर अपना दिन प्लान करते हैं, जब कोई आर्किटेक्ट इमारत का नक्शा बनाता है, जब कोई कवि छंद में लिखता है, ये सब अपोलोनियन है, व्यवस्था, रूप, सौंदर्य। दूसरा डायनेसिस है। यूनान में डायनेसिस शराब, नशे और उन्माद का देवता है। नीत्शे ने डायनेसिस का नाम उस ताकत के लिए इस्तेमाल किया जो इंसान के अंदर अराजक है, बेकाबू है, वो जो नियमों से बाहर है, जुनून, उन्माद, वो गहरा दर्द जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो खुशी जो समझाई नहीं जा सकती, जब कोई नाचते नाचते रो पड़ता है, जब कोई गाना सुनते हुए अंदर से टूट जाता है, जब जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो किसी लॉजिक में फिट नहीं होता। नीत्शे के अनुसार ये डायनीजियन है। नीत्शे कहते हैं ग्रीक ट्रेजेडी इन दोनों ताकतों का मिलन थी। यूनान में दो नाटककार हुए, एक एस्किलस जिन्हें ट्रेजेडी का पितामह माना जाता है, दूसरे सोफोक्लीज। इन दोनों ने ऐसे नाटक लिखे जिनमें दर्द को एक्सप्लेन नहीं किया गया, परफॉर्म किया गया। मंच पर एक राजा अपनी आंखें फोड़ लेता है, एक माँ अपने बच्चों को मार डालती है और दर्शक बैठकर देखते हैं, भागते नहीं, बल्कि कुछ और होता है। उन्हें दर्द के बीच एक अजीब सी ताकत मिलती है, एक एहसास कि जिंदगी भयानक है लेकिन इसीलिए जबरदस्त है। ट्रेजेडी ने कभी नहीं कहा सब ठीक हो जाएगा। ट्रेजेडी कहती है सब ठीक नहीं होगा लेकिन तब भी जिंदगी जीने लायक है। नीत्शे कहते हैं इस समय तक यूनान में ट्रेजेडी को महत्व दिया गया था, लेकिन फिर क्या हुआ? यूरिपिडीज आया। यूरिपिडीज यूनान का तीसरा बड़ा नाटककार हुआ, लेकिन यूरिपिडीज ने ट्रेजेडी को बदल दिया। उसने नाटकों में रैशनल एक्सप्लेनेशन डालने शुरू किए। किरदार अब मंच पर अपने डिसीजन एक्सप्लेन करने लगे। दर्द अब रहस्य नहीं रहा, दर्द अब एक प्रॉब्लम बन गया जिसका सॉल्यूशन ढूंढना है। यूरिपिडीज के पीछे कौन था? नीत्शे लिखते हैं यूरिपिडीज सिर्फ एक मुखौटा था जो देवता उसके मुंह से बोल रहा था। वो न डायनेसिस था न अपोलो, वो था सुकरात।
सुकरात ने ट्रेजेडी को मारा। कैसे? एक सिंपल तरीके से। उन्होंने कहा कि अगर तुम दर्द को समझ लो तो दर्द खत्म हो जाएगा। अगर तुम तर्क से, रीजन से सब कुछ एक्सप्लेन कर सको तो किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नीत्शे कहते हैं इस विचार ने इंसान से दर्द को फील करने का हक छीन लिया। जब आपका कोई करीबी गुजर जाता है और कोई कहता है टाइम हील्स एवरीथिंग, या फिर ऐसा कहता है कि वो बेहतर जगह है, अब ये सब सुनकर कैसा लगता है? क्या राहत मिलती है या कुछ और? क्या ये एक्चुअली हमारे दर्द को कम करता है? नीचे कहते हैं ये सोक्रेटिक लेगेसी है, दर्द को सॉल्व करना, मैनेज करना, रैशनलाइज करना। जबकि ट्रेजेडी कुछ और करती थी। ट्रेजेडी कहती थी कि दर्द जिंदगी का हिस्सा है, इससे भागो मत, इसके साथ बैठो, इसे देखो और इसके बावजूद जिंदगी को हाँ कहो। फिल्म का ही एक और उदाहरण लेते हैं। 2009 की एक फिल्म है इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। इस फिल्म का एक सीन है, मीम में काफी इस्तेमाल होता है। लेफ्टिनेंट आर्ची हिकॉक्स एक ब्रिटिश जासूस है। सीन में वो एक जर्मन अफसर की वर्दी पहनकर एक बार में बैठा होता है। अचानक एक दूसरा जर्मन अफसर, असली जर्मन अफसर, उसके सामने आकर बैठ जाता है। बातचीत होती है। इस बीच हिकॉक्स बारटेंडर को 3 ग्लास विस्की का ऑर्डर देता है। ऑर्डर देते वक्त वो 3 बताने के लिए अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर उठाता है। अब ब्रिटेन या अमेरिका में लोग 3 का इशारा इसी तरह करते हैं, लेकिन जर्मनी में तरीका अलग है। वहां गिनती अंगूठे से शुरू होती है। एक असली जर्मन व्यक्ति 3 का इशारा करने के लिए अपना अंगूठा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर उठाता है। अब फिल्म में जैसे ही ब्रिटिश जासूस 3 उंगलियां उठाता है, जर्मन अफसर समझ जाता है कि ये हिकॉक्स जर्मन नहीं है। इसके ठीक बाद टेबल के नीचे बंदूकें तन जाती हैं। हिकॉक्स को पता है कि मौत अब तय है। तब वो जर्मन बोलना छोड़कर अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देता है और कहता है, अगर यही अंत है तो मैं अपनी मातृभाषा में बात करूंगा। इसके बाद एक और लाइन आती है। वो बोलता है, अच्छी स्कॉच बर्बाद करने वालों के लिए नर्क में एक खास जगह है, और जब कुछ ही देर में मैं नर्क के दरवाजे को खटखटाने वाला हूं तो मुझे कहना पड़ेगा ये बहुत अच्छी स्कॉच है। इसके बाद हिकॉक्स अपनी स्कॉच खत्म करता है। थोड़ी देर में गोलियां चलती हैं और हिकॉक्स मारा जाता है। ये एक फिल्म का सीन है। मौत को देखकर किरदार मस्खरी कर रहा है। नीचे की भाषा में ये डायनीजियन अफर्मेशन है, जिंदगी को उसकी पूरी भयानकता के साथ स्वीकार करना। यही काम ग्रीक ट्रेजेडी करती थी, लेकिन सुकरात ने इसे खत्म कर दिया। अब तक हमारी बात सुनकर आपको लगेगा कि ये नीत्शे तो सुकरात को पसंद नहीं करते, बल्कि काफी फेमस बात है कि नीत्शे क्रिश्चियनिटी के बारे में उनके खिलाफ, उसके खिलाफ लिखते हैं, लेकिन उन्होंने जीसस क्राइस्ट के खिलाफ नहीं लिखा। इससे ज्यादा वो सुकरात के खिलाफ लिखते हैं। इसलिए ऐसा मान लिया जाता है कि नीत्शे सुकरात के खिलाफ हैं, या वो कह रहे हैं कि सुकरात के तर्क को फेंक दो, जंगली बन जाओ। ये बात गलत है। वॉल्टर कॉफमैन 20वीं सदी के सबसे इंपॉर्टेंट नीत्शे स्कॉलर्स में से एक हैं। अमेरिकी दार्शनिक। इन्होंने नीत्शे की किताबों का इंग्लिश में अनुवाद किया और उनकी एक किताब है नीत्शे फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, एंटी क्राइस्ट। कॉफमैन के अनुसार नीत्शे का सुकरात से रिश्ता नफरत का नहीं, ये जुनून का रिश्ता है, लगभग ऑब्सेशन का। नीत्शे ने खुद एक जगह लिखा, सुकरात मेरे इतने करीब हैं कि मैं लगभग हमेशा उनसे लड़ता रहता हूं। द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में जहां नीत्शे ने ट्रेजेडी की मौत का जिम्मेदार सुकरात को ठहराया, उसी किताब में नीत्शे सुकरात के बारे में लिखते हैं, सुकरात ने तर्क की बात की, लेकिन इसके पीछे एक ताकतवर इंस्टिंक्ट था। यानी सुकरात ने जो कहा वो शुद्ध तर्क से नहीं निकला था,
वो उनका अपना पावरफुल इंस्टिंक्ट था। द गे साइंस में नीचे लिखते हैं, मैं सुकरात की हिम्मत और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने जो किया, जो कहा और जो नहीं कहा, सब में। सुकरात की मौत का सीन जो हमने शुरू में बताया, नीचे उसे बार बार लिखते हैं और हर बार उस सीन में एक अजीब सी श्रद्धा महसूस करते हैं। प्लेटो की एक किताब है सिंपोजियम, इसके अंत में एक जिक्र आता है, एथेंस के कई जाने माने बुद्धिजीवी रात भर शराब पीते हैं और इरोस यानी प्रेम, कामुकता और इच्छा के विषय पर गहरे दार्शनिक भाषण देते हैं। जब सुबह की पौ फटती है तो महफिल में मौजूद बाकी सभी लोग शराब के नशे और नींद में चूर होकर फर्श पर सो जाते हैं, लेकिन सुकरात, जिन्होंने खुद भी रात भर शराब पी थी, उन पर नशे या नींद का कोई असर नहीं है। वो सुबह उठते हैं और एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए चल पड़ते हैं। नीचे इस सीन को द ट्रू इरोटिसिस्ट कहते हैं, यानी जिंदगी का सच्चा आशिक। तो फिर नीचे को प्रॉब्लम कहाँ है? नीचे के अनुसार प्रॉब्लम सुकरात इंसान में नहीं है, प्रॉब्लम सोक्रेटिज्म में है, और यह फर्क करना बहुत जरूरी है। सुकरात एक इंसान थे, उनके अंदर भयानक इच्छाएं थी, गुस्सा था, जुनून था, सभी इमोशंस थे। लेकिन सोक्रेटिज्म वो कुछ और है। सोक्रेटिज्म वो टेंडेंसी है जो सुकरात के बाद आई, जब उनके आइडिया को एक फॉर्मूला बना दिया गया, जब रीजन को जिंदगी का मालिक बना दिया गया, जब हर प्रॉब्लम का रेशनल सॉल्यूशन माना जाने लगा, और जब इंस्टिंक्ट को परमानेंटली दुश्मन घोषित कर दिया गया। नीचे कहते हैं कि सुकरात के जमाने में यह सब जरूरी था। ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स में वो लिखते हैं कि उस वक्त यूनान खतरे में था, लोगों के इंस्टिंक्ट बिखर चुके थे, अराजकता थी, हर कोई अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा था, कोई डिसिप्लिन नहीं बचा था। ऐसे में सुकरात ने रीजन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। नीचे खुद लिखते हैं, उस वक्त दो ही रास्ते थे, या तो खत्म हो जाओ या रैशनल बन जाओ। सुकरात ने दूसरा रास्ता चुना और इस रास्ते ने यूनान को बचा लिया। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, जो दवाई इमरजेंसी में दी गई थी वो परमानेंट प्रिस्क्रिप्शन बन गई। जैसे कोविड में लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन अगर लॉकडाउन कभी खत्म ही ना हो तो वो खुद एक बीमारी बन जाएगा। नीचे के अनुसार सोक्रेटिज्म वही है, रीजन जो क्राइसिस में जरूरी था लेकिन जिंदगी जीने का परमानेंट तरीका बन गया। इंस्टिंक्ट जो एक दौर में खतरनाक थे, उन्हें हमेशा के लिए दुश्मन मान लिया गया। नीचे खुद को आर्टिस्टिक सोक्रेटिस कहते थे, यानी कला करने वाला सुकरात, यानी वो सुकरात जो रीजन भी जानता है और डायनेसिस को भी, जो तर्क भी कर सकता है और नाच भी सकता है, जो समझ भी सकता है और महसूस भी कर सकता है। नीचे सुकरात को हराना नहीं चाहते थे, वो सुकरात को ओवरकम करना चाहते थे, पार करना, आगे बढ़ना। इसमें फर्क है, हराने का मतलब है रिजेक्ट करना, पार करने का मतलब है कि जो सुकरात ने दिया उसे लेकर उससे आगे बढ़ना। रीजन को साथ रखो लेकिन इंस्टिंक्ट को वापस लाओ, तर्क रखो लेकिन जिंदगी की अराजकता से भागो मत। अब एक आखिरी बात जो शायद सबसे जरूरी है, ये सब बातें जो हमने अभी डिस्कस की 2400 साल पुरानी बातें हैं। यूनान, सुकरात, ट्रेजेडी, ये सब बहुत दूर का लगता है। तो सवाल ये कि इससे आज क्या फर्क पड़ता है? नीचे कहते हैं बहुत, क्योंकि हम सब सोक्रेटिज्म में जी रहे हैं, बस हमें पता नहीं आज की दुनिया कैसे चलती है। बच्चा स्कूल जाता है, उसे बताया जाता है कि सीखो, समझो, सोचो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी जिंदगी होगी। रीजन बराबर वर्च्यू बराबर हैप्पीनेस। सुकरात की वही इक्वेशन, बस शक्ल बदल गई है। कोई थेरेपी में जाता है, उसे बताया जाता है कि अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करो, नेम करो, अंडरस्टैंड करो। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहती है कि अगर तुम अपनी सोच के पैटर्न को समझ लो तो बिहेवियर बदल जाएगा। ये एक बहुत यूजफुल टेक्निक है, लेकिन नोटिस कीजिए इसके पीछे भी एक अजम्पशन है, समझ लोगे तो ठीक हो जाएगा, रीजन से सॉल्यूशन निकलेगा। मॉडर्न दुनिया के काम करने का तरीका भी वही है, डेटा ड्रिवन डिसीजन,
एनालिटिक्स, मैट्रिसेस, KPI, हर चीज़ मेज़र करो, हर चीज़ ऑप्टिमाइज करो, रिजल्ट नहीं आ रहा तो डेटा देखो, डेटा बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम फिक्स करो, रिजल्ट आ जाएगा। नीचे कहते हैं ये सब सोक्रेटिज्म है, 2400 साल पुरानी दवाई जो हम आज भी खा रहे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि दवाई बेकार है, सब कुछ यूजफुल है, थेरेपी भी, डेटा भी, एजुकेशन भी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है या ये सब कुछ नहीं है। नीचे के अनुसार जिंदगी की हर चीज़ रीज़न से सॉल्व नहीं हो सकती। रात को 2 बजे नींद नहीं आती और कुछ अंदर से खाता है, कोई अजीब सी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं, कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं। सब कुछ ठीक है जिंदगी में, नौकरी है, परिवार है, पैसा है, फिर भी कुछ है जो कहता है कि ये मेरी जिंदगी नहीं है। ये क्या है? नीचे कहते हैं ये वो आवाज़ है जिसे सोक्रेटिज्म ने दबा दिया। ये डायनेसिस की आवाज़ है। जिंदगी खुद बोल रही है और कह रही है कि मुझे फॉर्मूला में मत बांधो, मुझे ऑप्टिमाइज मत करो, मुझसे मिलो। यहाँ एक ज़रूरी काउंटर आर्ग्यूमेंट भी समझना होगा, क्योंकि अगर हम केवल नीचे की बात सुने तो एक खतरा हो सकता है। अगर रीज़न को हटा दो तो क्या बचेगा? अंधविश्वास, भीड़ की हिंसा, इम्पल्स पर किए गए डिसीजन, जिनका नतीजा तबाही होता है। जब कोई कहता है मैं दिल से काम करता हूं, दिमाग से नहीं, तो सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन दिल ने कितने लोगों को बर्बाद किया। MLM स्कैम्स में पैसा लगाना भी दिल का फैसला हो सकता है। गुस्से में किसी को मार देना एक इंस्टिंक्ट हो सकता है। तो क्या नीचे कहते हैं कि रीजन को छोड़ दो? नहीं। द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी में नीचे सुकरात के जीवन के एक हिस्से का जिक्र करते हैं। सुकरात जब जेल में थे मौत से पहले, तो उन्हें बार बार एक सपना आता था। वो सपना हमेशा एक ही बात कहता था, सुकरात संगीत बजाओ। सुकरात ने हमेशा सोचा कि फिलॉसफी सबसे ऊंचा संगीत है, तो जो मैं कर रहा हूं वही काफी है। लेकिन फिर भी मरने के कुछ दिन पहले जेल में बैठकर सुकरात ने कुछ कहानियों को कविता में बदला, अपोलो के लिए एक गीत लिखा, जिंदगी में पहली बार संगीत बनाया। नीचे कहते हैं सोक्रेटिस की आत्मा जानती थी कि कुछ छूट रहा है, कुछ ऐसा जो रीजन से परे है, जो रीजन से नहीं मिल सकता, जो तर्क की भाषा में नहीं आ सकता। नीचे का आंसर सोक्रेटिज्म को रिजेक्ट करना नहीं है, ओवरकम करना है, पार करना। उनका आंसर एक इमेज में छिपा है जो उन्होंने खुद दी है। म्यूजिक प्रैक्टिसिंग सोक्रेटिस, संगीत बजाने वाला सुकरात, वो इंसान जो रीजन भी जानता है और डायनेसिस भी, जो इक्वेशन भी बना सकता है और आंसू भी बहा सकता है, जो दुनिया को समझ भी सकता है और उसके सामने झुक भी सकता है। ये दोनों चीजें एक साथ चाहिए, तर्क भी, कपकपी भी, समझ भी, विस्मय भी, अपोलो भी, डायनेसिस भी। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी अयान और बाकी दोस्तों का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुक्रिया।